तो फर्स्ट क्वेश्चन हीट एनर्जी कंजम्पशन का रिलेटेड 5 electric bulbs each of 40 watt burns 5 hours each day. Calculate cost in the month of 3 days if the cost of one unit is rupees 8. तो फर्स्ट हम लोग को कितना यूनिट कंजम्पशन हो रहा है उसको कैलकुलेट करना है। 5 बल्ब्स यहाँ पे है, ईच 40 वाट, तो टोटल कंजम्पशन होगा 200 वाट फॉर 5 आवर्स एंड इट इज फॉर 30 डेज। सो इट इज द टोटल किलो वाट आवर मिलेगा, सॉरी वाट आवर मिलेगा, लेकिन वाट आवर कंजम्पशन का यूनिट नहीं है, किलो वाट आवर उसका यूनिट है। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा, 5 into 40, 200 into 5, 200 into 5 इज 1000 into 30। जो वाट आवर है उसको किलो वाट आवर करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपली 30 किलोवाट और 30 यूनिट कंजम्पशन होगा 30 डेज में। एक यूनिट का वैल्यू रुपीज 8 है, तो टोटल कितना कंजम्पशन होगा, रुपीज 8 इंटू 30, मतलब रुपीज 240। एक एक यूनिट 8 यूनिट 8 रुपीज का है, टोटल 240 यूनिट कंजम्पशन होगा। वही सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम, one bulb is 1000 watt, burns 5 hours each day. In the same room, a heater 100 watt that burns for 4 hours each day. Calculate the total energy consumption. So one bulb with 1000 watt burn for 5 hour, उसके साथ ऐड होगा 100 वाट का एक हीटर 4 आवर, टोटल फॉर 30 डेज, दोनों का ही टोटल 30 डेज का। सो यहाँ पे आएगा 5000 प्लस 400 into 30, मतलब 5400 into 30 वाट आवर। अभी इसको यूनिट कैलकुलेट करने के लिए किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड होगा किलोवाट करने के लिए। सो 54 into 3 कितना होगा, 150 एंड 162, 162 रुपीज होगा, टोटल 162 रुपीज, 162 यूनिट, 162 यूनिट होगा, 162 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बल्ब्स 100 watt to 50 volt, 200 watts to 50 volt. These are connected with 500 volt line. तो ज़्यादा वोल्टेज कनेक्शन में आ गया, तो पहले जो बल्ब था 100 वाट का वही फ्यूज हो जाएगा, वही फ्यूज हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ज़्यादा वोल्टेज आ गया लाइन पे। नेक्स्ट, हीटिंग इफेक्ट का और एक पार्ट जो थर्मो इलेक्ट्रिक ईएमएफ का है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। द प्रोडक्शन ऑफ ईएमएफ बाय मेंटेनिंग अ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू जंक्शन ऑफ डिसिमिलर मेटल्स। डिसिमिलर मेटल का कोई केस होगा तो उसमें जो हीटिंग इफेक्ट और टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन करके जो ईएमएफ होता है उसका वैल्यू, उसको कहते हैं सीबेक इफेक्ट, उसका नाम है सीबेक इफेक्ट। और एक इफेक्ट होता है जिसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसका नाम होता है पेल्टियर इफेक्ट। यहाँ पे जो दिया गया वो सीबेक इफेक्ट है। जस्ट याद रखना है कौन सी इफेक्ट का क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मो ईएमएफ का फॉर्मूला का रिलेटेड है। थर्मो ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है, ऐसे एक 31, 31,
E इक्वल्स टू अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, ऐसा एक इक्वेशन होता है थर्मो ईएमएफ का। दिस इज ईएमएफ इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यहाँ पे टी जो है वो है टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन कोल्ड जंक्शन एंड हॉट जंक्शन। मतलब टी इज टी सी माइनस द टेम्परेचर ऑफ द हॉट जंक्शन। कोल्ड जंक्शन और हॉट जंक्शन का टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसमें से जो फॉर्मूला आता है, दो फॉर्मूला आता है, एक एक इन्वर्सन टेम्परेचर का और एक न्यूट्रल टेम्परेचर का। न्यूट्रल टेम्परेचर टी एन, उसका फॉर्मूला होता है अल्फा बाई टू बीटा, अल्फा बाई टू बीटा। और इन्वर्सन टेम्परेचर का माइनस अल्फा बाई बीटा। और इन्वर्सन और न्यूट्रल टेम्परेचर एंड कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर का एक फॉर्मूला भी होता है। Tn, neutral temperature, is the cold junction and inversion temperature का एवरेज। ये वाला एक फॉर्मूला होता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया वो लास्ट इसी फॉर्मूला से ही होगा, लेकिन इसके बाद और भी क्वेश्चन है जिसके लिए इस तरफ जो फॉर्मूला है इसको भी जरूरत पड़ेगा, इसलिए मैं एक साथ सभी फॉर्मूला को लिख लिया। अभी हमारा यहाँ पे टी एन न्यूट्रल टेम्परेचर 120 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब सेल्सियस में है। लेकिन इन्वर्सन टेम्परेचर जहाँ पे ईएमएफ का साइन चेंज होता है उसका वैल्यू केल्विन पे है, तो उसको भी सेल्सियस लिखना होगा। तो उसको भी सेल्सियस लिखना होगा कैलकुलेशन करने के लिए। तो टी एन इज 120 डिग्री सेल्सियस, टी इन्वर्सन इज 400 केल्विन। उसको सेल्सियस कर लो, -273 करो, -273 करो तो कौन सी वैल्यू आएगा? तो 127 डिग्री सेल्सियस आएगा। 400 केल्विन दिया गया, 120। अभी कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा वही पूछा गया। न्यूट्रल टेम्परेचर 120, तो कोल्ड जंक्शन का टेम्परेचर क्या होगा? कोल्ड जंक्शन मतलब टीसी, इसको कैलकुलेट करना है। तो टी एन का वैल्यू पुट करो 120, टी सी मालूम नहीं है, 127/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 240 आएगा। सो टी सी इज 240 माइनस 127। 240 से 127 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आ रहा है बोलो? 240 से 127 सब्ट्रैक्ट करो, क्या आएगा बोलो? 113. 113 वही आंसर होगा। तो इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैक्सिमम प्रॉब्लम इस टाइप का ही दिया गया है इस पोर्शन से। फिर से सिमिलर प्रॉब्लम, न्यूट्रल टेम्परेचर इज गिवन 320 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड जंक्शन टीसी इज 10 डिग्री सेल्सियस। इन्वर्सन टेम्परेचर क्या होगा पूछा गया। तो फॉर्मूला वही है, टी एन इक्वल्स टू टी आई प्लस टी सी बाई 2। तो यहाँ पे टी एन 320, टी आई मालूम नहीं है, टी सी इज 10। डायगोनली मल्टीप्लाई करो, 640 आएगा। यहाँ पे टी आई कितना आएगा? 640 माइनस 10, मतलब 630 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला याद रखना है और कैलकुलेशन को लर्न करना है।
Thermocouple thermometer is based on the principle of थर्मोकपल थर्मोमीटर। ये भी एक डिवाइस है। कौन सी प्रिंसिपल पर के उसका काम करता है? वो सेम है सिवेक इफेक्ट। अभी अभी जो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था वही है, वही कॉन्सेप्ट से ही थर्मोकपल थर्मोमीटर काम करता है। तो सिवेक इफेक्ट आंसर होगा। 38 एक डेफिनेशन है जो पेल्टियर इफेक्ट होता है यहाँ पे। वो पेल्टियर कोफिशिएंट का डेफिनेशन ही यहाँ पे लिखा गया। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट passes for 1 second, then it is called Peltier coefficient. It is called Peltier coefficient. Next, a battery is connected in a thermocouple that two junction will दोनों जंक्शन पे दोनों टाइप का इफेक्ट होगा। एक पोर्शन में हीटेड होगा और अदर पोर्शन में कूलिंग इफेक्ट आएगा। सो हीटेड एट वन जंक्शन एंड कूल्ड एट अदर। ये वाला आंसर होगा। हीटेड एट वन जंक्शन एंड कूल्ड एट अदर। Which of the following combination would give maximum EMF? इस तरह कॉम्बिनेशन बनाया जाए तो थर्मोकपल में दोनों अलग मेटल का जो थर्मोकपल प्रोड्यूस होता है, उसी केस में कौन सी कॉम्बिनेशन में ज्यादा ईएमएफ मिलेगा? एक जंक्शन को कोल्ड जंक्शन कहते हैं, एक हॉट जंक्शन। एंटीमनी एसबी और बिस्मथ, इसमें से कॉम्बिनेशन किया जाए तो ज्यादा ईएमएफ मिलता है। ज्यादा ईएमएफ इसमें से ही मिलता है बाइमेटेलिक स्ट्रिप से। नेक्स्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक जो अभी फॉर्मूला हम लोग अप्लाई किया था उसमें से और एक फॉर्मूला, Tn इक्वल्स टू Ti प्लस Tc/2। ये वाला फॉर्मूला। ये प्रॉब्लम तुम खुद सॉल्व करो, मैं नहीं करूँगा। Tn इज गिवन न्यूट्रल टेम्परेचर, मैं लिख देता हूँ। एंड कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर इज 10 गिवन। तुमको Ti इन्वर्सन टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, तो इन्वर्सन टेम्परेचर यहाँ से कैलकुलेट करो और आंसर बोलो। $590. Good, 590 is the answer. Okay, next. और सिमिलर टाइप का ये प्रॉब्लम जहाँ पे थर्मोकपल साइन चेंज करता है, ऐसा ग्राफ होता है ये टेम्परेचर वेरिएशन का विथ ईएमएफ ऑफ द थर्मोकपल। ऐसा ग्राफ होता है इस तरह। यहाँ पे जो होता है वो कोल्ड जंक्शन, मिडिल पोर्शन का टेम्परेचर होता है न्यूट्रल टेम्परेचर, और जहाँ पे वो साइन चेंज करेगा मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव का तरफ मूव हो रहा है, इसी पोर्शन का टेम्परेचर यहाँ से कहता है इन्वर्सन टेम्परेचर। तो यहाँ पे इन्वर्सन टेम्परेचर 600 केल्विन, न्यूट्रल टेम्परेचर Tn 210 सेल्सियस पे है। उसको केल्विन कर सकते हो कैलकुलेशन करने के लिए, और केल्विन को सेल्सियस कर सकते हो, कोई भी चलेगा, कोई भी चेंजेस चलेगा। और यहाँ पे मैं सेल्सियस से केल्विन कर लेता हूँ। सेल्सियस से केल्विन होगा तो 273 ऐड होगा, केल्विन करने के लिए ऐड होना चाहिए, तो आएगा 483 केल्विन। 483 और एक 600। अभी इसमें से कैलकुलेट करो कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर को, Ti प्लस Tc/2। यही फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से अभी कैलकुलेशन करो।
कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर क्या आएगा देखो, Tn 483, 483 into 2 minus 600, 366 Kelvin minus 27393. यहाँ से कैलकुलेशन करो, टीसी मतलब कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर क्या आएगा। 366. हम्म, वो केल्विन पे है, आंसर सेल्सियस में है इसलिए नहीं मैच किया। तो 366 से 273 सब्ट्रैक्ट करो, देखो आंसर आ जाएगा। केल्विन पे आया, उसको सेल्सियस। 93. यस 93। नेक्स्ट थर्मो ईएमएफ का फॉर्मूला से क्वेश्चन है। जो ईएमएफ दिया गया वो है 40 थीटा, थीटा इज द टेम्परेचर हियर। ऐसे फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा थीटा प्लस बीटा थीटा स्क्वायर। सो कंपेयर करो, अल्फा क्या आएगा 40, बीटा, बीटा का पोजीशन में है -120। अभी अल्फा और बीटा मिल गया, कंपेयर करने के बाद पूछा गया न्यूट्रल टेम्परेचर क्या होगा, Tn। हम लोग पहले ही फॉर्मूला लिखा था न्यूट्रल टेम्परेचर का, वो होता है -α/2 बीटा। अभी डेटा को यहाँ पे रिप्लेस करो, अल्फा 40, बीटा इज 1/20। उसके बाद कैलकुलेशन करो तो आ जाएगा आंसर 210 होगा, 10 ऊपर पे जाएगा, ओ सॉरी माइनस था ये वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बीटा का वैल्यू नेगेटिव था, जो बीटा था उसका वैल्यू नेगेटिव था, तो 10 ऊपर में जाए तो 400 आ जाएगा Tn, 400 डिग्री सेल्सियस। उसी फॉर्मूला, इसी इस टाइप का फॉर्मूला रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकता है एग्जाम में, जिसमें कंपेयर करने में अल्फा बीटा मिल जाएगा, वहाँ से अल्फा बीटा रिप्लेस करने से Tn मिलेगा। अगर इन्वर्सन टेम्परेचर पूछा जाए उसके लिए भी फॉर्मूला है -α/बीटा, ऐसा भी आ सकता है। इन्वर्सन टेम्परेचर फाइंड करो तो अल्फा और बीटा निकलने के बाद उसको सब्स्टिट्यूट करने का यहाँ पे करना है तो आंसर आ जाएगा। हीटिंग इफेक्ट का जितने सारे क्वेश्चंस था डिस्कस करने के लिए वो हो गया। हम लोग अभी स्टार्ट करूंगा एक नया पार्ट, दैट इज मैग्नेट। A proton is moving in the direction parallel to both electric and magnetic field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई चार्ज बॉडी का ऊपर जो फोर्स मिलता है F इक्वल्स टू क्यू वी। मैग्नेटिक बॉडी का जो फोर्स मिलता है क्यू भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी, ऐसे फोर्स मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में ही फोर्स मिलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वहाँ से इसमें कोई फोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेलोसिटी का डायरेक्शन से ही दिया गया, तो सेम डायरेक्शन में होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। सेम वेक्टर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सेम डायरेक्शन में होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। इसलिए मैग्नेटिक पार्ट से कोई फोर्स नहीं मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स मिलेगा, इसलिए उसका एक्सेलरेशन होगा, गेट एक्सेलरेटेड, उसका एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स एक्स डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इन वाई डायरेक्शन। तो उसका मोशन कौन सी डायरेक्शन में, कौन सी प्लेन में होगा, वाई डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड है, तो फोर्स जो मिलेगा क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स के लिए। इलेक्ट्रिक फोर्स तो सिंपल है, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन से फोर्स मिलता है इलेक्ट्रिक फोर्स, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का इसी क्रॉस प्रोडक्ट रूल से आएगा। तो अभी v वेलोसिटी आई कैप और x डायरेक्शन में है,
मैग्नेटिक फील्ड दिया गया जे डायरेक्शन जे कैप में, तो आई क्रॉस जे क्या आएगा? आई क्रॉस जे के कैप होगा, के कैप मतलब जेड डायरेक्शन। सो मैग्नेटिक फील्ड जेड डायरेक्शन में होगा, और पहले से ही उसका एक्स डायरेक्शन में उस वेलोसिटी था। सो सर्कुलर मोशन एक्स जेड प्लेन में होगा, सर्कुलर मोशन होगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है कोई भी चार्ज के ऊपर, वो मैग्नेटिक फील्ड उसको वहां पे घुमाएगा, वो मैग्नेटिक फील्ड उसको सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करेगा। इसके लिए वो उसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जो मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड मिलेगा क्यू वी बी, मैग्नीट्यूड क्यू वी बी डायरेक्शन के कैप की तरफ। सो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसमें से उसका मिलेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स उसको एक सर्कुलर पाथ में एक रेडियस में घुमाएगा वहां पे। एम और वी रहेगा तो रेडियस क्या होएगा? रेडियस आएगा एम बी बाई क्यू बी। बाद में इस फॉर्मूला का रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम है। सो इस रेडियस का सर्कुलर ऑर्बिट में मैग्नेटिक फील्ड उसको वहां पे घुमाएगा। तो फोर्स मैग्नेटिक फोर्स आ गया जेड डायरेक्शन में, और पहले से ही एक्स डायरेक्शन में था वो, इसलिए एक्स जेड प्लेन में उसका मोशन होगा। नेक्स्ट, अ मेटल वेयर इज केप्ट स्टेशनरी। स्टेशनरी जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ वही वाइटल वर्ड है। स्टेशनरी है इसलिए कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा, इसलिए भी प्रोड्यूस, अगर वो मूवमेंट में रहता तो उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता, होने का चांसेस होता। Electric and magnetic field is in same direction and proton is also sent in the same direction. Magnetic field जो है उसी डायरेक्शन पे ही वेलोसिटी दिया गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स नहीं मिलेगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स है, उसके लिए उसका एक्सेलरेशन होगा। वो पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी का रिलेटेड ही क्वेश्चन। मैग्नेटिक फोर्स सेम डायरेक्शन में हो गए तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा, उसके लिए कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स तो रहेगा ही, उसका कोई जी बात नहीं है, उसके लिए उसका मूवमेंट होगा। बेन टू फॉर्म ए स्क्वायर लेमिना, अवेयर एक स्क्वायर लेमिना बनाया गया, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। अगर एक सिंगल वेयर होगा, सिंगल साइड, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है फोर्स का, आई एल बी साइन थीटा, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से आता है आई एल क्रॉस बी, सो एल बी साइन थीटा। तो सभी वेयर के ऊपर फोर्सेस होगा, जरूर फोर्सेस होगा, लेकिन सभी वेयर के ऊपर एक के साथ और एक ऑपोजिट वेयर का फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। इसके लिए रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। कोई भी फोर्सेस का और एक अदर काउंटर पार्ट है, अगर सिंगल वेयर रहेगा तो उसके ऊपर फोर्स हो सकते था, उसके ऊपर इस फॉर्मूला के अनुसार से फोर्स मिलेगा, फॉर्मूला अप्लाई होगा। इस तरह भी प्रॉब्लम बाद में है, लेकिन क्लोज लूप है इसलिए फोर्स जीरो आंसर आएगा, जीरो। नेक्स्ट, a linked wire carrying current when bent to form a circle, magnetic field B। सिंगल वेयर रहेगा तो इस तरह फॉर्मूला होता है, इसी टाइप का। लेकिन यहाँ पे सिंगल वेयर जो था, वो जो सर्किल था उसको और छोटा किया गया, उसका रेडियस टर्न को इंक्रीज किया गया, टर्न को इंक्रीज करके उसका रेडियस को छोटा कर दिया गया। कितना टर्न इंक्रीज हुआ? n टाइम्स। तो नया मैग्नेटिक फील्ड में नंबर ऑफ टर्न्स तो आ ही गई, यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा, रेडियस में भी चेंज हो जाएगा, रेडियस बाई n हो जाएगा, r बाई n आ जाएगा, रेडियस छोटा हो जाएगा n टाइम्स। n नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया, सेम वेयर कोई, सेम वेयर का जितना रेडियस था अभी उसका रेडियस उसका 1/n टाइम्स हो जाएगा। तो इसी वाला n ऊपर में जाएगा तो n स्क्वायर म्यू जीरो आई बाई टू आ आएगा। मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड पहले था
उसका एन स्क्वायर टाइम्स होगा। ये भी एक फॉर्मूला का तरह ही तुम याद रख सकते हो। सिंगल टर्न था पहले, पहले सिंगल टर्न का लूप था, उसको एन टर्न का लूप बनाया गया तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह आएगा। नेक्स्ट एक फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला सोलिनॉइड के लिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट वन एंड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलिनॉइड। कोई भी एक एंड में फॉर्मूला होगा म्यू जीरो एन आई बाई टू। कोई भी एक एंड में फॉर्मूला आएगा हाफ म्यू जीरो एन आई, हाफ म्यू जीरो एन आई, ये वाला फॉर्मूला आएगा कोई भी एक एंड में। The radius of the path followed by a particle in a magnetic field directly proportional to, फॉर्मूला मिला एम वी बाई क्यू वी। यहाँ पे एम वी मोमेंटम जो है, एम वी जो है वो है मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी इज द मोमेंटम। इस तरह फॉर्मूला लिख सकते हो। पहले ही हम लोग को इस फॉर्मूला मिल गया था, इसको साइक्लोट्रॉन का भी फॉर्मूला बोला जाएगा, ऐसा भी लर्न किया हम लोग क्लास 12 में। So m into v is the momentum. So radius is proportional to momentum. इस मोमेंटम जो है उसको कोई और टाइप से लिखा जाएगा। मोमेंटम इज द रूट ओवर ऑफ 2m इंटू एनर्जी। किसी भी सिचुएशन में एनर्जी रिलेटेड भी फॉर्मूला आएगा। इस एनर्जी हम लोग को मिल सकते हैं q इंटू वी से, चार्ज इंटू पोटेंशियल से, उस तरह भी फॉर्मूला हो सकता है। नेक्स्ट, a current is flowing through along a power line. The direction of the magnetic field above it, neglecting the earth field. करंट फ्लो हो रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये वाला ईस्ट, वेस्ट और साउथ। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा दैट इज कॉल्ड थंब रूल। इस तरह करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो का डायरेक्शन में अगर हमारा थंब रखा जाए तो राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड को ऐसे होल्ड किया जाए तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस होता है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब अबव द वेयर उसका डायरेक्शन ईस्ट की तरफ, अबव द वेयर ईस्ट की तरफ, डाउन द वेयर वेस्ट की तरफ। अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो क्लॉकवाइज आ जाता है, ऑपोजिट हो जाता है आंसर। इसको ही याद रखना, और राइट हैंड थंब रूल, इससे ही आंसर होगा। सो ईस्ट इज द आंसर। फिर से एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कौन सी फॉर्मूला मैक्सवेल लॉ को रिप्रेजेंट करता है? ए वाला फॉर्मूला, ए वाला, दिस इज रिप्रेजेंट मैक्सवेल लॉ। पहले जो है वो गॉस थ्योरम होता है, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड के गॉस थ्योरम, फिर ये वाला फैराडेस लॉ, लास्ट में जो फॉर्मूला आया दैट इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। क्योंकि एम्पियर्स लॉ जो था, ऐसे लॉ होता है एम्पियर्स लॉ, बाद में है इस लॉ से भी क्वेश्चन, उसके साथ एक एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया गया, वही था मैक्सवेल का करेक्शन, वही मैक्सवेल करेक्शन था। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क when the value of magnetic field is 0.2। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है। टॉर इज मैग्नेटिक मोमेंट, एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी, एम इज 2, it is 0.2, so it is 0.4 answer। theta is 90 degree, theta is 90 degree, perpendicular लिखा गया, so 0.4 is the answer। Next, when a charge moves in a direction perpendicular to magnetic field, then मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स होता है, जो मैग्नेटिक फोर्स हम लोग को मिलता है, ए वाला क्यू वी क्रॉस बी, एक नो वर्क फोर्स है, इससे वर्क नहीं मिलता, कोई वर्क डन नहीं होता है, नो वर्क फोर्स होता है। क्योंकि सभी सिचुएशन में ए वाला फोर्स वेलोसिटी का डायरेक्शन के साथ
परपेंडिकुलर रहता है, 90 डिग्री में रहता है, इसलिए इसी वाला फोर्स से कोई वर्क डन नहीं मिलेगा। मैग्नेटिक फोर्स से कोई वर्क डन नहीं, वर्क डन नहीं मिलेगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। वर्क डन नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगा, मोमेंटम भी नहीं। नेक्स्ट, टोरॉइड एक सोलिनॉइड का तरह ही डिवाइस है, लेकिन उसका शेप ऐसा होता है, दैट इज कॉल्ड टोरॉइड। जिसका रेडियस, एवरेज रेडियस आर होगा, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स म्यू जीरो आई बाई टू आर। यहाँ पे डेटा को सब्स्टिट्यूट करना है, डेटा पहले लिख देता हूँ। एन इज 2000, आर इज 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर, I current is 2 ampere, and mu 0 is equals to 4 pi into 10 to the power minus 7। सभी डेटा को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, जो जो डेटा मिल गया उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दो। 6.28 समथिंग आ रहा है सर। कौन सी? 6.28 समथिंग आ रहा है। 6.28, 10 to the power माइनस कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। 3 10 to the power minus 3। 20,000, 2000, it is 4 pi 10 to the power minus 7। ओ सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक पाई रहेगा, एक पाई रहेगा, म्यू जीरो एन आई बाई 2 पाई आर, 10 to the power minus 7, आई इज 2, 2 आर इज 0.4, ये वाला पाई आर। हाँ, अभी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 2 भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0.4 से 2 पॉइंट into ऊपर में 10 to the power minus 4 3। 4, 2 into 10 to the power minus 3, गुड, ऐसे ही आ रहा है। 2 into 10 to the power minus 3 आ रहा है। गलती से वो लोग 10 to the power -4 लिख दिया, -3 आएगा, -3 आएगा, हमारा आंसर ठीक है। नेक्स्ट, when an electron moves through a uniform magnetic field, its speed। मैग्नेटिक फील्ड में कोई काम नहीं होता है, वर्क डन नहीं होता है, इसलिए कोई काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा, स्पीड भी चेंज नहीं होगा, रिमेन्स कांस्टेंट, यही आंसर होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा तो स्पीड कहाँ से चेंज होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ई के स्पीड से साथ डायरेक्ट रिलेटेड है। ए वाला चेंज नहीं होगा तो वी भी कांस्टेंट रहेगा, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट, अल्फा पार्टिकल मास दिया हुआ है, ट्रैवल मैग्नेटिक फील्ड, सो कितना फोर्स मिलेगा, क्यू वी बी साइन थीटा, थीटा इज 90। Q is the alpha particle. Charge of alpha particle is twice the charge of electron.
twice the charge of electron. V is the velocity 6 into 10 to the power 5. B is magnetic field 0.2. इतना फोर्स मिलेगा, इतना न्यूटन। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास। जो फोर्स लिखा हुआ है उसको मास से डिवाइड करो। 6.65 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। अभी इसको कैलकुलेट करना है, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन भी यूज करना है, तभी कैलकुलेशन आसान होगा। यहाँ पे पॉइंट उठाया जाए तो यहाँ पे 10 आएगा। 1.6 से इसको कैलकुलेट कर दो, 4 लिख दो, 4, क्योंकि 4 इंटू 1.6 जो होता है 6.4, उसका अप्रोक्सीमेटली कर लिया मैंने। अभी 2 से कैंसिल करो, 2 आएगा। 2 से इसको भी कैंसिल कर दो, सो नियर अबाउट 6 इंटू समथिंग आएगा। समथिंग कितना? -19, यहाँ पे +5, यहाँ से जाएगा 10 10 टू द पावर -27, तो -26 ऊपर में जाएगा। एक 10 टू द पावर प्लस है तो इसलिए 26 किया। 31 माइनस 19, 6 इंटू 10 टू द पावर 12 प्लस 12, नियरली 6 इंटू 10 टू द पावर 12, सो ए आंसर आएगा, ए। इस तरह अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन करना है। Next, two straight parallel conductors are in opposite direction. Opposite direction के रहेगा तो उसके बीच repulsion होगा. They will repel each other. They will repel each other. Same direction में current flow होगा, ऐसा कंडक्टर रहेगा तो उसके बीच attraction होता है. Flow of direction same रहेगा तो attraction होता है, लेकिन opposite में repulsion. Next, 1 meter wire. Length is 1 meter. Flow of current 2 ampere. B is 2 Tesla. F equals to ILB लिख दो, ILB। ILB साइन थीटा होता है, या फिर थीटा 90 डिग्री लिख दो, वहाँ पे एज्यूम कर लो। तो रिप्लेस करो, कौन सी आंसर आएगा? 2 इंटू 2 4 1, सो 4 न्यूटन आंसर। कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड पे रहेगा, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड पे है, करंट फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिक, तो इस तरह फोर्स मिलेगा, ILB। Next, an electron traveling with velocity v enters a region, मैग्नेटिक फील्ड दिया गया, रेडियस क्या आएगा? फॉर्मूला हम लोग पहले ही डिराइव किया, यू एम वी बाई क्यू बी। एम यहाँ पे लिख दो, मास इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी रिप्लेस करो 2 इंटू 10 टू द पावर 6, यहाँ पे चार्ज लिखो, यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड लिखो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस। अभी कैलकुलेट करो, 9.1 इंटू 2 बाई 1.6 इंटू 5। 10 का जो पावर है उसको अलग से लिखो, 10 टू द पावर -3 प्लस 6, नीचे से जाएगा तो +19 होगा, +5 होगा। सॉरी, ये वाला तो -31 होता है, मास -31, 10 टू द पावर -31। अभी कैलकुलेट करो, 10 टू द पावर -31, ये वाला मिलेगा 9.1 इंटू 2, तो 18.2 डिवाइडेड बाई 8, 10 टू द पावर -31, यहाँ पे आया 24, 10 टू द पावर -1 आ गया। सो 18/8 करो, उससे 10 से डिवाइड करो, 10 टू द पावर -1 मतलब 10 से डिवाइड होगा। 18/8 करो, उसमें जो मिलेगा उसको 10 से डिवाइड करो। मीटर पे ही आंसर हम लोग क्या, बोलो, 22.75, 22.75। 10 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं। Oh, sorry. कहाँ से 10 से डिवाइड होगा, 10 टू द -0.22। 0.2 मीटर, 0.2
टू मीटर, लेकिन इस लोग गलती से यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया, उसको मीटर कर दो, उसको मीटर लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो पहले वाला जो क्वेश्चन, इसके पहले जो क्वेश्चन था उसी टाइप का। आई इज गिवन, एल इज गिवन, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन। अभी कैलकुलेट करो, एफ इक्वल्स टू आई एल बी, एफ इक्वल्स टू आई एल बी, यहाँ से कैलकुलेट करो। 3.14. 3.1, वन कहाँ से आया? थ्री आएगा, एग्जैक्टली थ्री आएगा। एफ आई एल बी 1.5 इंटू टू हो रहा है 3 न्यूटन, इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, काइनेटिक एनर्जी को कोई भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट, क्योंकि वर्क डन नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड से। मैग्नेटिक फील्ड एक नो वर्क फोर्स है, सो उसमें से कोई वर्क डन नहीं मिलेगा, सो वर्क डन जीरो ही आएगा। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्मूला है जिसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट किया। फॉर बहुत सारे फॉर्मूला का अप्लाई ऑलरेडी हो गया। बहुत सारे और भी क्वेश्चन यहाँ पे है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करूंगा। थोड़ा बहुत अभी भी कर सकते हो, जिसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा उसका अभी कर लो। सपोज ए वाला 64, ए प्रॉब्लम, यहाँ पे स्टेशनरी बोला गया, उसमें ही आंसर है। स्टेशनरी है इसलिए कोई फोर्स नहीं आएगा। मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी, यहाँ पे वी नहीं है, जीरो है, वेलोसिटी नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं मिलेगा, वो स्टेशनरी रहेगा, वो स्टेशनरी रहेगा, उसका कोई मूवमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट ए वाला, इसको सॉल्व करता हूँ। एक फुल सर्किल होता, तो फुल सर्किल के लिए फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, सेंटर पे जो फॉर्मूला होता है वो है म्यू जीरो आई बाई टू आर। सो यहाँ पे हाफ सर्किल है, हाफ सर्किल है, तो तुम बोलो कौन सी फॉर्मूला होना चाहिए, कौन सी आंसर होना चाहिए? हाफ सर्किल दिया गया, फुल सर्किल के लिए म्यू जीरो आई बाई टू आर। Option A. ए वाला हाफ होगा, इसका हाफ होगा तो बाई टू होगा, तो फोर आ जाएगा नीच में, बाई फोर। डायरेक्ट इस तरह फॉर्मूला ही अप्लाई करने में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ओके, फिर देखता हूँ और कौन सी है।
हाँ, ये वाला एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। दोनों पैरेलल वायर है, उसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा तो अट्रैक्शन होगा। उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला को याद रखना है, म्यू जीरो बाई फोर पाई टू आई वन आई टू बाई आर। यहाँ पे आई वन और आई टू दो इक्वल है, दोनों का वैल्यू आई है, मतलब आई स्क्वायर आ जाएगा। तो बोलो कौन सी आंसर होगा? म्यू जीरो बाई फोर पाई टू आई स्क्वायर बाई आर, ये वाला आंसर होगा हमारा। टू इंटू आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर बाई आर। सो इस फॉर्मूला को याद रखो, फोर्स बिटवीन टू कंडक्टर, फोर्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी, एफ बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। थोड़ा बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये वाला। मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट इंटरेक्ट विथ स्टेशनरी चार्ज। अगर चार्ज रेस्ट पे रहेगा तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करने के लिए चार्ज, मूविंग चार्ज होना ही चाहिए, वेलोसिटी रहना चाहिए। वेलोसिटी जीरो होगा तो कोई फोर्स नहीं एक्ट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड इनवेरिएबली कंटेंट ferromantic material, inductance, इलेक्ट्रिक करंट, एनर्जी एनर्जी रह गई उसमें। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी जीरो था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे यहाँ पे भी जीरो ही होगा, यहाँ पे भी जीरो ही आएगा। इसका आंसर बोलो। अभी अभी हम लोग किया, उसमें थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन। टू लॉन्ग वेयर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बी, तो उसके बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा? अभी अभी हम लोग लिखा एफ बाई एल आएगा म्यू जीरो बाई फोर पाई टू आई वन आई टू, दोनों करंट सेम है, टू आई स्क्वायर आ जाएगा, बाई डिस्टेंस इज बी, डिस्टेंस इज बी। तो बोलो कौन सी आंसर होना चाहिए? कौन सी आंसर यहाँ पे होना चाहिए? Option B. यस बी। यहाँ पे टू और फोर पाई से कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू जीरो आई स्क्वायर बाई टू पाई बी, बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। बहुत सारे डायरेक्ट फॉर्मूला का ही क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ पे है, टॉर्क एक्सपीरियंस, रेक्टेंगुलर कॉयल इज सेड टू बी प्लेन सिमेट्री जेड एक्सिस। ओ, ये वाला तो डायरेक्शन अलग दे गया। इन जनरल टॉर्क जो होता है एन आई बी ए एक लूप के लिए, लेकिन फॉर्मूला वेक्टर का टर्म से लिखा जाए तो एन आई बी क्रॉस है, ऐसे फॉर्मूला होता है। यहाँ पे बी और ए दोनों ही पैरेलल लिखा गया, मतलब 0 डिग्री एंगल। सो क्रॉस प्रोडक्ट में तो साइन आता है, साइन जीरो, साइन जीरो जीरो, इसलिए यहाँ पे जीरो आंसर हो जाएगा। अगर 0 डिग्री छोड़ के और कोई एंगल होता तो उसका आंसर मिलता, और कोई एंगल होता तो। लास्ट क्वेश्चन आज का 42, इसका भी कॉन्सेप्ट
हम लोग का पहले ही डिस्कस हो गया था, इसको आंसर कर लो। 42। एक वेयर था, सर्कुलर वेयर, उसको डबल लूप किया गया। सेम सिंगल लूप का था, सिंगल लूप को ही डबल लूप किया गया, तो रेडियस छोटा हो जाएगा। तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या चेंज होगा, ये सब फॉर्मूला हम लोग अभी अभी डिराइव किया। एन स्क्वायर इंटू बी आएगा। एन स्क्वायर, एन इज द नंबर ऑफ लूप, नंबर ऑफ टर्न, तो यहाँ पे डबल किया गया, सो 2 स्क्वायर बी मतलब 4 बी आएगा आंसर। 4 बी 4 टाइम्स हो जाएगा। वो वाला क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पे डिराइव किया था रिलेशन, उस रिलेशन को याद रखना है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें इसका डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ए वाला जो रिलेशन डिराइव किया, पहले एक लूप था, एक सिंगल टर्न था, उसको टर्न इंक्रीज किया तो रेडियस डिक्रीज होगा, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है। तो एन स्क्वायर टाइम्स भी आएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। कल फिर बाकी जो क्वेश्चन है मैग्नेट का, उसको कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने के लिए। तुम तुम्हारा पढ़ाई कंटिन्यू रखो और कंप्लीट करो। Okay, sir. ओके, बाय।